हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजहर नायक। स्वागत है आप सब लोगों का मेरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। सो बेसिकली आज हम कुछ बात करने वाले हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के रिलेशनशिप के ऊपर लेके। सो दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। काफ़ी सारे फ्रेंड्स से मैंने एडवाइस ली कि कैसे करें, क्या करें। सो दे ऑल हैव सजेस्टेड अ वेरी गुड टॉपिक कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। या तो कोई बंदा हॉस्पिटल प्लान कर रहा है या जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उन लोगों को डॉक्टर्स के साथ कैसे एंगेजमेंट होना चाहिए। तो लेट अस क्विकली गो थ्रू द टॉपिक। उसके पहले मैं एक अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो लोग इस यूट्यूब चैनल पे, हालांकि मैं ही पहला वीडियो बना रहा हूं। तो my name is Dr. Azhar Nayak and I have completed my homeopathic degree from Ahmedabad Homeopathic Medical College from 2008 batch. Then for 5 years I was working as a medical officer in different hospitals in Ahmedabad. After my last job was in Narayana Hridayalaya Hospital in Ahmedabad as a medical officer. After the homeopathic degree, I have decided to go cold into the clinical part, but because of some restrictions in homeopathic or allopathic का जो conflict चल रहा है, then I have decided to switch my career to the management. So since 2015-16 around, I have switched my career and I have started my management job in very reputed hospital in Mehsana, that is Shanku's Cancer Hospital. And from the beginning I am here, and almost I have completed my 9 years in this institute, and next year I will complete 10 years in the same institute. So इस 10 सालों में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कुछ सीखा। अलग अलग स्टेट में मैंने काम किया है, आयुष्मान भारत से लगा के रूरल हॉस्पिटल्स कैसे चलाना है और गवर्नमेंट स्कीम में कैसे काम करना है। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे वाले लेक्चर्स में। तो अभी हम आज के टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स दोनों बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज़। देखो, अगर आप, मैं इस वीडियो में ज़्यादातर अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और एकेडमिक और उसके लिए मींस आप देखोगे कि चैट जीपीटी डालोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो सीनियर हेल्थ केयर लीडर्स है, उन लोगों का एक्सपीरियंस आपको ये सब चीज़ों से नहीं मिलेगा। सो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा कि हॉस्पिटल और डॉक्टर के बीच में रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, कैसे उसको बनाना पड़ता है एक्चुअली में। देखो, हॉस्पिटल एक अलग एंटिटी है और डॉक्टर एक अलग एंटिटी है। अगर आप हॉस्पिटल प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका हॉस्पिटल जियोग्राफिकली आप कहाँ पे सिचुएटेड है। सो ये आगे के जो मैं भी एडवाइस दूंगा वो हम एक स्पेसिफिक केस स्टडी को लेके हम करेंगे। तो हमारा आज का जो ये केस स्टडी रहेगा कि मैं या आप, कोई भी एक एज अ हॉस्पिटल ओनर जो नॉन मेडिको हो या मेडिको है बट रूरल हेल्थ केयर, उसको गांव में या टायर 2 सिटी में, गांव में भी नहीं बोलेंगे हम, टायर 2 सिटी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टायर 2 सिटी इन दिस केस? कि मेरा हॉस्पिटल अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, मुंबई, ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उससे 100 to 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के रेडियस में मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन के लिए ये जो आज का वीडियो होने वाला है वो बेस्ट है। अगर आप हॉस्पिटल ओनर हो या खुद डॉक्टर हो और हॉस्पिटल भी अपना भी चला रहे हो और उसी हॉस्पिटल को आपको ग्रो भी करना है, या तो आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की हॉस्पिटल हो जिसको अपने हॉस्पिटल में आगे डॉक्टर्स के साथ एंगेजमेंट में छोटा मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो सब लोगों के लिए आज की वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो देखो दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि हॉस्पिटल में मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हॉस्पिटल फेल होते हैं, ऐसा कभी नहीं। कभी आपने ऐसा बहुत रेयर सुना होगा कि यार यहाँ पे तो वो पेशेंट मर गया, उसके बाद हॉस्पिटल चल ही नहीं रहा है। अरे सारे हॉस्पिटल में पेशेंट मरते, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है नहीं है कि जहाँ पे पेशेंट नहीं मरते। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल जो सक्सेसफुल नहीं होते उसका रीज़न हॉस्पिटल एक तरफ होता है, मैनेजमेंट एक साइड होता है। मैंने अभी तक इतने 10 सालों का ये जो मेनली मैं बात करूँ तो अहमदाबाद के कुछ कॉरपोरेट कल्चर का, कि इधर मैनेजमेंट खड़ा है, इधर डॉक्टर्स खड़े, और दोनों कभी एक प्लेटफॉर्म पे होते नहीं। होते तो अभी बहुत रेयर केस में ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं।
तो अगर आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के बीच में ये दीवार हटानी है, दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करें, तो सबसे पहले कि देखो, डॉक्टर्स एंगेजमेंट के मोटे मोटे दो मॉडल पकड़ लो, एक फुल टाइम मॉडल, एक विजिटिंग मॉडल। विजिटिंग मॉडल में डॉक्टर आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। अब वो डिपेंड्स, आप मेडिसिन स्पेशलिटी में बुला रहे हो तो मेडिसिन वाला आपके हिसाब से आएगा, ओपीडी देख के चला जाएगा। सर्जिकल में बुला रहे हो तो सर्जिकल वाला आएगा। अभी सर्जिकल में एक ट्विस्ट है, सर्जिकल में आपने उसको क्या एमओयू दिया है, सिर्फ ओपीडी देखने वाला दिया है या उसको यहाँ पे आके ऑपरेट भी करना है। ज़्यादातर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में मैंने ये नोटिस किया है कि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 50 रुपया 100 रुपया ओपीडी फी रहती है, तो वो पेशेंट इतना ओपीडी अफोर्ड कर लेते हैं और फिर वहाँ से वो पेशेंट्स को वो डॉक्टर्स अपने प्राइवेट में लेके जाते हैं। तो उसको आराम से वो इनिशियल जॉइनिंग फ़ी इतनी ट्रस्ट के हॉस्पिटलों से नहीं लेते, बट पता है कि मुझे पेशेंट यहीं से मिलने वाले हैं, तो वो पेशेंट फिर वो अपने प्राइवेट में अहमदाबाद या कहीं पे भी लेके जाएंगे। अभी इस चैनल को या इस मॉडल को आपको कैसे ब्रेक करना है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से यही एमओयू करो कि सर आप मेरा हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट देखो, इसको एम्पावर करने के लिए मेरे को मेरा पेशेंट यहीं पे ट्रीट करना है, उसके लिए आपको जो भी बेसिक पैर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप मुझे दो, मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ। आप शुरुआत में भले ही 1-2 महीने आप लेके जाओ पेशेंट अहमदाबाद, बट लॉन्ग रन पे हम इसी डिपार्टमेंट को यहाँ पे एस्टाब्लिश करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि डॉक्टर्स को भी एक आप में जेन्युइनिटी दिखेगी कि नहीं, इस बंदे को सच में हॉस्पिटल चलाना है, वो भी अपने एफर्ट देगा और आपका हॉस्पिटल एक लेवल पे आ गया। देखो, एक सर्जिकल ब्रांच आपके हॉस्पिटल में रेडी होने से कितने फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आपका ओटी का स्टाफ ट्रेन होता है। एक आपने सर्जिकल यूनिट चालू कर दिया, इसका मतलब आप कोई भी मेजर सर्जरी के लिए रेडी हो। इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट ऑपरेटिव आया तो यू कैन ऑपरेट दैट पेशेंट इन योर हॉस्पिटल। अभी एक जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। धीरे धीरे आप ऑर्थोपेडिक में जाओ तो अपनों को एडवांस में नहीं जाना, बेसिक ऑर्थोपेडिक आप कर सकते हो, उसको कोई सिर्फ एक आईआईटीवी मशीन ला दो तो आप आराम से अपना ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट यूज़ कर सकते हो। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट एक की इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके हॉस्पिटल को आगे ले जाने के लिए। कमिंग टू अवर टॉपिक, कि अगर आप कोई सर्जन के साथ एमओयू करते हो तो आपको इसी तरह एमओयू करना है कि सर आप यहीं पे काम करोगे। यहीं पे काम करोगे का मतलब क्या, यहीं पे आप मेरे पेशेंट, मेरे हॉस्पिटल की प्रीमाइसिस में जो पेशेंट आपने देखे हैं, आप उस पेशेंट को यहीं पे ऑपरेट करोगे। अगर आप अहमदाबाद लेके जाते हो कोई बात नहीं सर, लेके जाओ, बट आपको मुझे बताना रहेगा कि आपकी ओपीडी में आज मैंने 10 पेशेंट देखे, उसमें से 2 पेशेंट मैं अहमदाबाद में लेके जाऊँगा, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी एक आपको मेंटेन रहेगी, ताकि डॉक्टर्स को भी कॉन्फिडेंट रहेगा और आपको भी उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ठीक है, ये डॉक्टर्स जो भी करता है मुझे बता के काम करता है। बट लॉन्ग रन पे आपका विज़न यही होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल में ये ही डॉक्टर से मुझे काम करवाना है, यहीं पे काम करवाना है। अभी उसको टेक्निकल एमओयू में कैसे करना है, कैसे लॉक करना है, तो मैं अभी यूट्यूब पे तो आपको वो सब टर्म्स कंडीशन बता नहीं सकता, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रहती है। तो यू कैन हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, हम आपको आई विल गाइड यू पर्सनली कि कैसे एमओयू बनाए, क्या बनाना है, आपको कुछ फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो मैं हेल्प कर दूँगा। हालांकि ये सब फॉर्मेट चैट जीपीटी पे अभी अवेलेबल रहते हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे कि कुछ परसेंटेज शेयरिंग को लेके कि सर मेरा आयुष्मान भारत में है बट परसेंटेज शेयरिंग कैसे दूं, सर इसमें तो एनेस्थीसिया का निकाल दूंगा तो कुछ पैकेज में बचेगा नहीं, वो नहीं बचेगा। आयुष्मान भारत इतना इजी नहीं है जितना आप हम समझते हैं। तो इफ़ यू नीड सम गाइडेंस तो आई कैन हेल्प यू कि आपको कैसे आपके हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश करना है, क्या करना है, क्योंकि हर हॉस्पिटल देखो, हर हॉस्पिटल एक यूनिक हॉस्पिटल होता है अपने में। अभी आप उस यूनिक हॉस्पिटल में ए हॉस्पिटल में बी हॉस्पिटल की पॉलिसी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हर हॉस्पिटल को अपनी एक कस्टमाइज पॉलिसी चाहिए, एक कस्टमाइज एसओपी चाहिए, उसी तरह उसको एक कस्टमाइज स्ट्रेटजी चाहिए कि उसको कैसे चलाना है। तो इफ़ यू नीड अ कस्टमाइज स्ट्रेटजी आई कैन वर्क विथ यू एंड आई कैन गाइड यू। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, ये हो गया हमारा सर्जिकल ब्रांच का। अभी सेम मेडिसिन ब्रांच में, तो मेडिसिन ब्रांच तो वेरी इजी। आपका अगर कोई मेडिसिन वाला डॉक्टर विजिटिंग में आता है, अभी मेडिसिन में विजिटिंग का मतलब क्या हुआ कि एमडी मेडिसिन को तो आप विजिटिंग पे बुलाओगे नहीं। एमडी मेडिसिन तो आपका बेसिक स्पेशलिटी हुआ, वो तो आपको फुल टाइम ही रखना है। अगर कोई हॉस्पिटल अगर कोई 50 बेड या 100 बेड का हॉस्पिटल आजू बाजू रेडियस में है, तो देखो भैया, बेसिक स्पेशलिटी तो आपके हॉस्पिटल में फुल टाइम ही आपको प्लान करना है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्पेशलिटी? एमडी मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, ये सारे बेसिक स्पेशलिटी में आ गए।
अभी मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी, तो मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी वाला जैसे कि डीएम कोई ऑन्कोलॉजी, डीएम र्यूमेटोलॉजी, डीएम कार्डियोलॉजी, ये लोग कोई आपके हॉस्पिटल में आपको फुल टाइम मिलेंगे नहीं। मिलेंगे तो उनके लायक आपके पास इतना पेशेंट का वॉल्यूम नहीं होगा कि आप उनको डेली यूटिलाइज़ कर सको। इन लोगों के साथ आपको ऐसे एमओयू करना है। एज़ फॉर एग्जांपल र्यूमेटोलॉजिस्ट, र्यूमेटोलॉजिस्ट का मैक्सिमम रेवेन्यू आपको, अगर रेवेन्यू के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मैक्सिमम रेवेन्यू आपका मिलेगा मेडिसिन में से, इन्वेस्टिगेशन में से। तो उस डॉक्टर के साथ ऐसा एमओयू करो कि सर आपकी फ़ीस जो भी आप है हम उसमें शेयरिंग करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लैब, रेडियोलॉजी और फार्मेसी जितना भी आप करोगे आप मेरे यहीं से करोगे। परसेंटेज आप डिसाइड करो, आपको जितना परसेंटेज चाहिए हम उस पर काम करने के लिए एग्री है। लेट द वॉल्यूम बिगिनस। एक बार आपके हॉस्पिटल में वॉल्यूम आएगा, देखो ये सारे पेशेंट्स एक क्लास पेशेंट होते हैं और एक एडवांस लेवल के पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। अहमदाबाद में और बड़े सिटीज़ में ये लोग घूम के आते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स आपको ओपीडी बेस पे अच्छा रेवेन्यू करके देंगे। अभी कमिंग टू ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी तो मेरा कोर सब्जेक्ट है। इस पे तो हम काफ़ी आगे वीडियोस बनाने वाले हैं और अच्छी काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को ऑन्कोलॉजी पे देखने के लिए। तो ऑन्कोलॉजिस्ट को आप 100% ओपीडी में बुला के ओरल ऑन्कोलॉजी आराम से प्लान कर सकते हो। ओरल ऑन्कोलॉजी इन द सेंस ओरल कीमोथेरापी। ओरल कीमोथेरापी में कोई आपको सेटअप की ज़रूरत नहीं है। डे केयर कीमोथेरापी, अगर आपके वहाँ पे मेडिसिन वाला कोई डॉक्टर है तो यू कैन ईजीली स्टार्ट अ डे केयर कीमोथेरापी, उसमें डे केयर के प्रोटोकॉल वगैरह। तो ये जो भी आप एमओयू डॉक्टर से करते हो ना, प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ ओपीडी के लिए मत करो। लॉन्ग टर्म आपका एमओयू का विज़न क्या होना चाहिए? नंबर 1 लॉन्ग टर्म एमओयू होगा। नंबर 2 आपके हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट एस्टाब्लिश करने की उसमें बात होगी कि सर हम एमओयू करेंगे, बट आपके एमओयू से मेरे हॉस्पिटल को लॉन्ग टर्म डिपार्टमेंट एस्टाब्लिश करने में क्या बेनिफिट, कैसे मैं करूँगा। उससे क्या होगा कि इन केस अगर वो डॉक्टर को कोई भी रीज़न से, अच्छे रीज़न से छोड़ के जाना पड़ रहा है कि नहीं अभी मेरे को बहुत एम्स से कोई अच्छी पोस्ट ऑफर हुई है डायरेक्टर की, मुझे जाना पड़ेगा, तो उस पोजीशन में आपका एक बना बनाया डिपार्टमेंट है और आप एक मैच्योर हेल्थी वे में अलग हो रहे हो, तो वो डॉक्टर ही किसी अच्छे डॉक्टर को रिकमेंड करेगा और उस लेवल पे एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी होगा। तो जब आप अलग हो रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं आराम से मेरा डिपार्टमेंट आगे बढ़ा सकता हूँ। तो दो चीज़ें का ध्यान रखना है। नंबर 1 सिर्फ ओपीडी की बात नहीं करनी है, आपको डिपार्टमेंट एस्टाब्लिश करने के लिए भी बात करनी है और ओपीडी कंसल्टेशन के लिए बात करनी है। अभी ये दोनों विजिटिंग मॉडल पे मैंने आपको बताया। अब नाउ कमिंग टू द फुल टाइम मॉडल। तो देखो फुल टाइम मॉडल में कैसा है कि अगर आप 50-100 बेड का हॉस्पिटल है तो जो हमारे पास 3-4 बेसिक स्पेशलिटी है, एज़ फॉर एग्जांपल सर्जन, फिजिशियन, गायनेक, पीडिया, ये 4 स्पेशलिटी ऐसी है कि आराम से आपका 50-100 बेड का हॉस्पिटल भर देगी। मगर ये चारों को अगर आपको या तो मिल नहीं रहे हैं या तो आप खुद ही डॉक्टर उसमें से एक स्पेशलिटी, जैसे कि आप खुद एमडी मेडिसिन हो और आपने 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, अब अभी आप अकेले तो 100 बेड का चला नहीं पाओगे। तो ऐसे केस में आपके पास जो भी स्पेशलिटी अवेलेबल है उसकी करस्पॉन्डिंग स्पेशलिटी पे आप फोकस करो। एज़ फॉर एग्जांपल आप सर्जन हो, जनरल सर्जन, आपने 50-100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया है, आप अकेले जनरल सर्जन तो 100 बेड भरोगे नहीं, तो अभी आप क्या करोगे? तो देखो आप एज अ सर्जन अपने आप को हॉस्पिटल से अलग रखो। हॉस्पिटल इज़ अ डिफरेंट एंटिटी एंड यू आर अ डिफरेंट एंटिटी। इसी तरह चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ओनर्स एक अलग एंटिटी है, हॉस्पिटल एक अलग एंटिटी है। तो हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो बेसिक कोर रूल्स है वो सेम ही रहेंगे, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप नॉन मेडिक हो, आपको वो प्रोटोकॉल्स वो लॉज फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका हॉस्पिटल सर्टन ऑक्यूपेंसी पे आएगा। अदरवाइज़ आप उतने में ही खेलते रहोगे आपके अपने वॉल्यूम के हिसाब से। सो लेट अस क्विकली गो टू द सेम सिचुएशन। सो इफ़ यू आर अ सर्जन एंड यू हैव 100 बेडेड हॉस्पिटल, तो आपको क्या करना है? सो बेसिकली आपको सर्जिकल ब्रांच पे ही फोकस करना चाहिए। यू शुड गो फुल फ्लेजेडली। आपके आपके तो ऑलरेडी नेटवर्क में काफ़ी सारे डॉक्टर्स होंगे, तो आप सबसे पहले आपके हॉस्पिटल में सर्जिकल में एक जो सबसे अच्छी ब्रांच है जो आप फुल टाइम प्लान कर सकते हो, सुपर स्पेशलिटी में आप अपने आप को एज ए सर्जन के तौर पे रखो, बट हायर द सुपर स्पेशलिस्ट। तो इजी स्टार्ट करने में आपको डॉक्टर भी इजीली मिल जाएंगे, उसको इतना सेटअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक यूरोलॉजी स्टार्ट करना चाहिए।
स्टोन वगैरह के पेशेंट्स बहुत कॉमन रहते हैं और हर इंडिया के ऑलमोस्ट हर बेल्ट पे ये पेशेंट आपको मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा रेवेन्यू भी देगा और इनफ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी मिल जाएंगे आपको। एक छोटा सा डायलिसिस मशीन का सेटअप भी आप डाल सकते हो उसके साथ में। और यूरोलॉजी ब्रांच ऐसी है कि अगर आप आयुष्मान भारत में एम्पेनलमेंट हो तो दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट फील्ड इन आयुष्मान भारत विच इज़ गिविंग अ गुड नंबर ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो एंड गुड नंबर ऑफ रिटर्न ऑल्सो। तो एक आपको यूरोलॉजी फोकस करना चाहिए। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको ऑन्कोलॉजी के लिए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए। हालांकि ऑन्कोलॉजी को पूरा सेटअप चाहिए, मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, अगर 3 कॉम्प्रहेंसिव आपके पास यूनिट है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस सिनेरियो जो अभी का ट्रेंड चल रहा है उसके लिए। अगर आपके पास नहीं है तो स्टिल यू कैन हायर अ ऑन्कोलॉजिस्ट, वहाँ पे आप अच्छी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस बिल्ड कर सकते हो। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को आप विजिटिंग में हफ्ते में 1 या 2 बार बुला के आपका ऑन्कोलॉजी यूनिट चला सकते हो। तो अभी कमिंग टू द MOU वाला पार्ट, तो अभी आपको यूरोलॉजिस्ट को बुलाना है, ऑन्कोलॉजिस्ट को बुलाना है, तो आपको MOU कैसे करना है। तो देखो, उसको बांधने की ट्राई मत करो। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसको यहीं पे कराऊंगा, यहीं पे करेगा, यहीं पे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको थोड़ा फ्रीडम दो कि भाई यूरोलॉजिस्ट है, आप आओ, एक काम करो, आप अपन फुल टाइम काम करेंगे आपके लिए, ये आपका हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने आपको बना के दिया है, आपको इसको चलाना है। अभी आपको क्या चाहिए, आप सुबह यहाँ बैठो, पेशेंट नहीं है, चलो आप हफ्ते में हम एक काम करते हैं, एवरी वेडनेसडे हम इस डायरेक्शन में 50-100 किलोमीटर आगे जाएंगे, OPD करेंगे। इस डायरेक्शन में हर ऑल्टरनेट वेडनेसडे, हर ऑल्टरनेट वीकेंड पे हम लोग इधर उधर कहीं जाके हफ्ते में 3-4 OPD करेंगे अलग अलग जगह के। उससे क्या होगा, आपका उस एरिया में पेनिट्रेशन बढ़ेगा, आपका डॉक्टर भी बिजी हो जाएगा, उसको भी इंटरेस्ट रहेगा, उसको भी नए नए पेशेंट देखने मिलेंगे और उसका फुटफॉल आपको आपके हॉस्पिटल में मिलेगा। नंबर 2, इवनिंग में अगर वो कहीं फ्री है तो इधर छोटे मोटे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में जाके वो अपने आप OPD कर सकता है, बट वो आपके हॉस्पिटल के थ्रू ही आपको भेजो और एक फ़िक्स अमाउंट इतना दो ताकि उसको रिस्पेक्टेबल सैलरी मिले। आपका बजट उस तरीके से बना लो कि मेरे को इसको 6-8 महीने तक एक बेसिक सैलरी तो देनी ही चाहिए। जो उसको अहमदाबाद में ऑफ़र हो रही है सैलरी, उसके आजू बाजू भी आप थोड़ा दोगे तो ही कैन ईजीली अटैच विथ यू। और फिर रेवेन्यू शेयरिंग पहले से उसको बोल दो कि भाई 6 महीने तक हमारा ये रहेगा, 6 महीने तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा, 6 महीने में आप आपका वॉल्यूम इतना बिल्ड कर लो ताकि हम लोग आगे वेरिएबल पे में चले जाएं। तो वेरिएबल पे में आपका ड्रग कंज्यूमेबल का जो भी आपका खर्चा निकाल के जो बचता है उस पर आप जो भी परसेंटेज करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक पे भी कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन शेयर द डिटेल MOU एंड एवरीथिंग विद यू, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो कमिंग टू द फुल टाइम मॉडल पे, तो ये रहा, ये मैंने आपको बताया कि एक सर्जन जिसको कोई और सर्जन को बुलाना है तो फुल टाइम मॉडल पे वो इस तरीके से बुला सकता है। आप MOU 1 साल का कर सकते हो, उसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड वगैरह, बट MOU से टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा अभी तक का कोई ऐसा मैंने देखा नहीं कि 1 साल का MOU किया अभी वो उसको रुकना ही पड़ेगा 1 साल के लिए, तो वो लॉक है ऐसा वैसा, ये सब रूरल में कुछ नहीं चलता, पेपर पे सिर्फ रहता है। देखो, जो जाने वाला है वो जाने ही वाला है, उसको आप नहीं रोक पाओगे। जिसको रुकना है उसको कोई MOU की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से वो काम करेगा। इतना आपको मेक श्योर करना है, उसको इतना हैप्पी रखना है कि कल उठ के ऐसा नहीं हो कि वॉल्यूम हो गया उसने खुद का हॉस्पिटल कर लिया, है ना। तो वो आपको आपकी स्किल्स और आपको इसको इतना फ्रीडम देना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में आप उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप उसको वीकली मंथली उसके साथ रिव्यूज़ करो ताकि वो कुछ और सोचे ही नहीं। उसको एटमॉस्फेयर, कब बंदा अपना सोचता है, या तो बहुत ही पैसों का लालची होगा तो वो पहले से ही वो आपके साथ सेट ही नहीं होगा, और अगर बंदा विजनरी है, उसको लंबा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो वो खुद सोचेगा कि नहीं, मेरे साथ में एक सीनियर सर्जन है जो एक हॉस्पिटल चला रहा है, उसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको बाकी के सारे डॉक्टर्स के साथ MOUs करना है, एसोसिएशन करना है फॉर लॉन्ग टर्म। अभी नेक्स्ट आ गए हम विजिटिंग मॉडल पे। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को फुल टाइम नहीं रखना, विजिटिंग में रखना है। तो अगर आपके एरिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स है जो यूरोलॉजी फुल टाइम कर रही है, तो उसमें आपका विजिटिंग वाला मॉडल नहीं चलेगा। अगर आपके एरिया में कोई हॉस्पिटल है मगर यूरोलॉजी कोई भी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप विजिटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ विजिटिंग? एक हफ्ते में 2 बार आप आओ। हफ्ते में 1 बार आओगे तो उससे कोई ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, डिपेंड्स ऑन वो, बट प्रीफरेबली आप ट्राई करो कि हफ्ते में 2 बार बुलाओ।
हफ्ते में 2 बार बुलाने से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। पेशेंट्स का ब्रांडिंग मार्केटिंग भी आपको उस तरीके से करना पड़ेगा ताकि उसको इतने इनफ पेशेंट्स मिले। हफ्ते में 2 बार से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर जब भी आप विजिटिंग में किसी को प्लान करते हो तो आपका पहला वर्ड यही रहना चाहिए कि सर मेरे को रिक्वायरमेंट आगे जाके कभी बढ़ेगी, तो इन केस उस सिचुएशन में मुझे तीसरा दिन ऐड करना है, चौथा दिन ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल इज़ विथ यू ओनली। मैं सबसे पहले आप ही को अप्रोच करूँगा। अगर आप मना करोगे तब मैं दूसरा बंदा लेके आऊँगा, ताकि उसको जॉइनिंग के पहले से ही क्लैरिटी हो कि हाँ मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है या मैं 2 दिन तक ही रखूँगा। अगर आपका वॉल्यूम 6 महीने में इतना हो जाता है कि अभी मुझे एक और दिन ऐड करने की ज़रूरत है, तो पहले आप उसी को अप्रोच करो। अगर वो नहीं कर पाता तो आप फिर किसी और की एंट्री करो। हमेशा इसी तरीके से आपको विजिटिंग मॉडल पे काम करना है। अभी एक डॉक्टर ज़्यादातर नहीं सेट होगा कि हफ्ते में मैं एक ही दिन दे पाऊँगा, तो दूसरे डॉक्टर को भी बुलाओ। और सबसे पहला काम आपको यही करना है कि दोनों को बैठा के ट्राई करो कि वो लोग दोनों ग्रुप प्रैक्टिस में काम करें। सिंक्रोनाइजेशन दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है। अगर उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो आप दोनों के बीच में मीडिएटर बन के रह जाओगे। वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे रह के आपके हॉस्पिटल के लिए काम करना है। एज अ ओनर आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी। एक पेशेंट आया, इसकी ओपीडी में आया या इसकी ओपीडी में आया, पहले दिन आपने ओपीडी में देखा तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसको कल ऑपरेट कर दो। अभी आप आओगे एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक पेशेंट कहाँ जाएगा? तो आपके पास ऑलरेडी 2 दिन के बाद दूसरा एक यूरोलॉजिस्ट आने वाला है। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आप इन्वेस्टिगेशन करा दो, आप उसको पेशेंट बोलना आप सर इसको दे दो, तो वो अपना पेशेंट उसको देगा। तो इसी तरीके से आपका ये वीडियोस टू वीडियोस सॉरी इसी तरीके से आपका ये पेशेंट टू पेशेंट चलता रहेगा साइकिल। और दोनों डॉक्टर्स को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ ये साइकिल अच्छी तरीके से चल रही। तो जो भी विजिटिंग डॉक्टर्स को आप बुलाते हो उनको भी एज अ ग्रुप के तौर पे आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा कि वो लोग ग्रुप प्रैक्टिस करें, जिससे उनको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट हो गया। और विजिटिंग में मोटा मोटा फाइनेंस पॉलिसी ऐसी रहती है कि आप एटलीस्ट उसको आने जाने का खर्चा महीने 25 या 50 हज़ार रुपये तक आप फिक्स दे सकते हो। बाकी का रेवेन्यू शेयरिंग, जितना भी काम होगा उसमें से हम खर्चा निकाल के जो बचेगा उस पर हम परसेंटेज शेयर करेंगे, आयुष्मान भारत में भी और कैश पेशेंट्स के लिए भी। तो फाइनेंस पॉलिसी ये रहेगा। देखो ज़्यादातर एमओयू में अभी तक आपने नोटिस किया होगा कहीं पे भी मैंने पैसों की बात नहीं की। एक्चुअली में फाइनेंस एमओयू में बहुत लेट आता है। अगर आता भी है तो शुरुआत में डॉक्टर्स रिजेक्ट करते हैं, नहीं इतना तो लूँगा, इतना तो लूँगा, इतना तो लूँगा। वो जितने मांगते हैं मार्केट के हिसाब से आप थोड़ा स्टडी करो उनको। हो सके तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट की ट्राई मत करो, उनको बांधो ये सब चीज़ों पे, ओनरशिप पे। और ओनरशिप को एग्जीक्यूशन कैसे करवाना है वो आपको देखना पड़ेगा। आपने किसी डॉक्टर को 1 लाख रुपए या 50 हज़ार रुपये दे दिए, आपने सिर्फ वो डॉक्टर्स की सर्विस स्टार्ट किया है। अभी उसको ओनरशिप खरीदने के लिए आपको आपके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पैसों से कभी ओनरशिप नहीं आती। जितनी बार वो आता है आप उससे मिलो, उसके फीडबैक्स लो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उससे डिस्कस करो, उसके फीडबैक पे एक्चुअली काम करो कि हाँ इसने ये बोला है तो मुझे इसको ये करके देना है अगले हफ्ते तक। ये सब चीज़ें ही आपके डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ाता है और तभी डॉक्टर्स किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं। अदरवाइज़ कोई डॉक्टर आएगा क्या मुझे 50 हज़ार मिल रहे हैं ना, ठीक है एक दिन जाके आता हूँ, बाकी पेशेंट देखा नहीं देखा, उनको नहीं पड़ी तो फिर मेरे को क्यों पड़ी होगी। ज़्यादातर चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल में यही होता है कि हॉस्पिटल ट्रस्ट वालों को चलाना ही नहीं आता, उनको नहीं पड़ी तो मेरे को, मैं क्यों इतना लूँ। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल ओनर्स से भी और चैरिटेबल ट्रस्ट के ओनर्स से भी कि आपके डॉक्टर्स की ओनरशिप खरीदो। पैसे दे के डॉक्टर्स तो कोई भी आ जाएगा आपको, बट ये ओनरशिप है वो आपको आपका पसीना मिलाना पड़ेगा उसमें, तब जाके आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। ऐसे ही सिर्फ किसी के साथ फाइनेंस एमओयू करके आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया विजिटिंग डॉक्टर्स के बारे में। तो एक होता है फुल टाइम, एक होता है विजिटिंग, बस इसी तरीके से आप डॉक्टर्स के साथ एंगेजमेंट कर सकते हो। बाकी तो ऐसे इसमें बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारे टॉपिक पे हम बात भी कर सकते हैं। डिटेल में जाएंगे तो सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कैसे रिजॉल्व करें, अभी ये डॉक्टर्स के साथ इधर फंस गया हूँ, कुछ केस स्पेसिफिक भी रहते हैं। तो अगर इफ़ यू नीड एनी स्पेशल केस के इसमें कैसे करें सर मैं यहाँ अटक गया हूँ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
और कुछ स्पेसिफिक केस है, आप कमेंट में आपकी जो भी आपकी टेक्निकल जहाँ पे आप अटके हो, यू कैन डिस्क्राइब इन द कमेंट ऑल्सो, आई विल रीड एंड आई विल रिप्लाई टू यू। सो मुझे नहीं पता आज का कैसा था क्या था, बट जो भी था, दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, सो प्लीज़ इग्नोर माई एरर्स एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो और या कुछ मज़ा नहीं आई हो आप लोगों को। मे बी शुरुआत में ऐसा रहेगा, बट काफ़ी मज़ा आया। फॉर मी ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। एक आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, और देखो लाइक कमेंट शेयर वो सब तो चलता रहता है, बट अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको कुछ आपके हिसाब से बनाना है तो यू कैन गिव द टॉपिक इन कमेंट में। मेरे एक्सपीरियंस में अगर वो टॉपिक कहीं रिलेवेंट है तो 100% मैं उस पर अच्छे से स्टडी करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊँगा। और माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो लोग मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है छोटे हॉस्पिटल्स में, देखो बड़े बड़े सीईओ सीएफओ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो रूरल में 50 बेड 100 बेड के हॉस्पिटल्स में मैनेजर लेवल पे काम करते हैं, जिनको ओनर्स के साथ बैठना उठना रहता है, तो वो लोग स्पेशली मेरे वीडियोस को देखें, आपके इनपुट्स दे, ताकि मैं आपको और उस पर अच्छी तरीके से गाइड कर सकूँ। और कोई हॉस्पिटल्स को अगर मेंटरशिप चाहिए तो आई एम ओपन फॉर दैट मेंटरशिप ऑल्सो। You can contact me and you can reach me at any point of time. Thank you very much, and please give your blessings for my YouTube channel and video. Thank you.